एक असंपन्नता महसूस हो रही थी कि अगर हम पे अटैक हो गया आज अगर रशिया ने अटैक कर दिया तो, और किसी मिलिट्री साइट पे अटैक कर दिया, तो हमारे जितना सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा ध्वस्त हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? दैट्स वाई इसलिए ये आइडिया उत्पन्न हुआ कि क्यों ना ऐसा कोई सिस्टम बनाए जिसमें इंफॉर्मेशन एक जगह अपलोड हो तो हर जगह स्टोर हो, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ये स्टार्टेड 1966 1966 में उन्होंने आरपा नेट शुरू किया। आरपा नेट वाज बेसिकली अ लार्ज स्केल कंप्यूटर नेटवर्क स्प्रेड ओवर ऑल मिलिट्री बेसिस, ठीक है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ मिलिट्री डेटा हुआ करता था। इट वाज बेसिकली जैसे हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है वैसा ही, लेकिन मिलिट्री के लिए, एंड विद बिगर कंप्यूटर्स एंड बिगर इक्विपमेंट एंड मोर सेंसिटिव फाइल्स एंड मोर सेंसिटिव डेटा। अब जब ये आरपानेट का आविष्कार हुआ, उसके बाद धीरे धीरे और कंट्रीज ने सोचा कि हम क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को और तरीके से यूज करें। जैसे इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने शुरू किया एक लोकल एरिया नेटवर्क फॉर कॉमर्स। उस पे मिलिट्री की जगह कॉमर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी जाने लगी। वैसे ही फ्रांस ने एक नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया, साइक्लैडिस। ना साइक्लैडिस का सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव था कि जो साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होते हैं वो ओवर दिस नेटवर्क साइक्लैडिस शेयर होंगे इस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। ये तो हो गया क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं डील करूंगी बिफोर गोइंग फॉरवर्ड इनटू द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। नाउ दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जैसे कि आरपा नेट था, कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या है कि आपने आज कोई भी चीज अपलोड की, अपना फोटो अपलोड किया फेसबुक पे, अपने फोन से अपलोड किया या अपने कंप्यूटर से अपलोड किया, बट इफ यू लॉग इन टुमारो फ्रॉम योर लैपटॉप और फ्रॉम somebody else's लैपटॉप, तब भी रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरनेट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। आप जो इन्फॉर्मेशन एक जगह अपलोड करते हैं वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन हर जगह साइबर स्पेस में स्टोर्ड है, वो कहीं से भी एक्सेस हो सकती है। दिस इज distributed network and it is a very important concept in understanding the internet. The second concept that I want to, and this is important, और ये थोड़ा सा आप में से कुछ लोगों को टेक्निकल लग सकता है, it's called packet switching. Now packet switching basically एक टेक्नोलॉजी है कि जो इंटरनेट में पहले, जब इंटरनेट का पहले आविष्कार, जब नेट का पहले नेटवर्क का आविष्कार हुआ, तो लोगों को लगा कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स, इतना ज्यादा बड़ा डेटा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक बार कैसे भेजेंगे, है ना? इट्स लाइक जैसे आप एक टनल के थ्रू एक ट्रक को भेजने की कोशिश करें तो वो नहीं जा सकती, है ना? तो व्हाट डू, आप सारा का सारा सामान, अगर एक पतला सा टनल है तो उसको इतनी बड़ी ट्रक में या इतनी बड़ी ट्रेन में नहीं भेजेंगे। व्हाट विल यू डू? यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन स्मॉलर कार्स जो कि उस टनल के थ्रू जा सके। ऐसे ही पैकेट स्विचिंग होता है। पैकेट स्विचिंग इज बिग डेटा फाइल्स, कोई भी डेटा फाइल आपको भेजनी है, इंटरनेट मतलब नेटवर्क कनेक्शन इज one computer is connected to six different several computers. What packet switching does is वो एक डेटा फाइल को छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट करता है और फिर उन डेटा पैकेट्स को डिफरेंट नेटवर्क से डेस्टिनेशन तक भेजता है। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर आप एक बार सारी इंफॉर्मेशन एक नेटवर्क से सेंड करने की कोशिश करेंगे, वो ढंग से पहुंचेगी भी नहीं, आधी अधूरी कट के पहुंचेगी, बहुत टाइम लगेगा उसको लोड करने में। और अगर अटैक होता है या किसी तरह की वो डिस्ट्रक्शन या वायरस से सब्जेक्ट होती है तो सारा का सारा डेटा करप्ट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन है पैकेट स्विचिंग। अगर आप एक इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके तीन डिफरेंट जगहों से भेज रहे हैं, तो पहली बात उसका रिस्क एक्सपोजर का कम हो जाता है, दूसरी बात वो सेम टाइम पे ज्यादा तेजी से पहुंचेगा डेस्टिनेशन तक। और इसलिए पैकेट स्विचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो इंटरनेट, जिसकी वजह से इंटरनेट पॉसिबल हो पाया। Now coming to the next development that happened, the next most important development in the area of internet was email. ईमेल, जब आज आप और मैं ईमेल, जीमेल से ईमेल करते हैं, अभी आप और मैं एज मतलब एज अ डिस्कशन ग्रुप भी इंटरैक्ट करेंगे ओवर ईमेल, बट ईमेल शुरू में ऐसा नहीं था। ईमेल का आविष्कार 1972 में एक रे टॉमलिंसन नाम के आविष्कारक ने किया था। और ये ईमेल सबसे पहले जो ARPANET, जो मैंने आपको मिलिट्री नेटवर्क बताया यूनाइटेड स्टेट्स का, सिर्फ उसमें एम्प्लॉय हुआ था। ईमेल की एक खासियत होती है, जब पहले डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ARPANET स्टार्ट हुआ था, तो एक कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे कंप्यूटर में चली जाती थी, सारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती थी, ठीक है। लेकिन ईमेल ने इस चीज को बदला। एक नई टेक्नोलॉजी आई, ऑनलाइन एक नई प्रोग्रामिंग आई जिसका नाम है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, NCP।
नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल इज बेसिकली होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल। ये तय करता था कि यहाँ से जो इंफॉर्मेशन जानी है या जो मेल जाना है या जो कम्युनिकेशन जाना है, उसका जो डेस्टिनेशन है वो ये इंश्योर करता था कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंचे। अगर मुझे इस कंप्यूटर से जौनपुर में बैठे किसी कंप्यूटर को भेजना है तो वो वहीं पहुंचेगा, वो और जगह नहीं जाएगा। दैट वाज ईमेल एंड दिस वाज मेड पॉसिबल बाय रे टॉमलिंसन टू नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल व्हिच इज कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स वन ऑन वन बेसिस ओवर अ नेट। ईमेल का सबसे पहले जो इसको जो अवेल किया गया था, दिस वाज ओवर ARPANET। अभी ये लोकल एरिया नेटवर्क्स में ही था, बाद में जाके इसको इंटरनेट में लार्जर स्केल पे अप्लाई किया गया। अब मैं आती हूँ बर्थ ऑफ जो हम आज इंटरनेट एज वी नो इट टुडे, द वर्ल्ड वाइड वेब। जब जैसे मैंने आपको बताया ये इतने सारे नेटवर्क्स आ गए, सेक्लाडिस आ गया, ARPANET आ गया, तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को ये रियलाइज हुआ कि हम भी तो यूज कर सकते हैं इसको अपने प्राइवेट नेटवर्क के लिए, अपनी डेटा शेयरिंग के लिए। तो उन्होंने किया एंड लोकल एरिया नेटवर्क्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए यूनाइटेड स्टेट्स में एंड धीरे धीरे ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूरोप। हम लोग तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अभी, हम लोग का इतना ज्यादा नहीं था, बट इन द डेवलप्ड कंट्रीज इट बिकेम इंक्रीजिंगली पॉपुलर। मिड 1980s तक आते आते local area networks were very popular. So what happened is, जब when universities started connecting within each other, they realized कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करे। मतलब नेटवर्क इज एक कंप्यूटर्स का समूह, फिजिकली प्रॉक्सिमेट कंप्यूटर्स का समूह, दैट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। बट कनेक्टिंग टू डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स, one local area network on one side of the country and the other on the other side of the country, that idea is what led to invention of the internet मतलब connection between two networks, that is अगर आप संधि विच्छेद करें, that is the internet, and that is how the idea of the internet came into form। अब ये आइडिया तो आ गया, यूनिवर्सिटीज ने सोचा कि हम दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर शेयर करना चाहें कोई भी डेटा तो हमें करना चाहिए, हमें ऐसा कोई नेटवर्क चाहिए जो दो नेटवर्क को कनेक्ट कर सके। चलिए, गुड इनफ। बट 1 जनवरी 1983 को ये एक्चुअल में पॉसिबल हो पाया एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। नाउ 1 जनवरी 1983 इज नोन एज द एक्चुअल बर्थ ऑफ इंटरनेट, नॉट वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगी बाद में कैसे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, दो लोग थे कार्स एंड कान, उन दोनों ने एक नया लैंग्वेज, एक नया प्रोटोकॉल बनाया, एक नई टेक्नोलॉजी बनाई ऑनलाइन जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये हमारे नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल से थोड़ा डिफरेंट था। दिस वाज, जैसे नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक की दूरी तय कर सकता था, लेकिन ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इज व्हाट वी कॉल द लेटर बॉक्स रिपोजिटरी। मैं लेट मी एक्सप्लेन। जैसे आज आपको कोई भी एड्रेस हो, आप किसी भी आदमी को कुछ भी भेजना चाहते हैं फिजिकली, एवरीबडी, यू जस्ट अज्यूम एवरीबडी हैज एन एड्रेस, राइट? सबके पास कोई ना कोई, मतलब ऑब्वियस है ना, आपका घर है तो एड्रेस तो होगा ही, क्योंकि दैट्स व्हाट इट इज। पर हमने क्या कभी बैठ के सोचा कि कौन बैठ के ईयर मार्क करता है इस एड्रेस को? आई हार्डली थिंक सो। ठीक है, नो नो, नन ऑफ अस गो इनटू कि कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कैसे मैपिंग होती है, कैसे हमारे एरिया डिटरमिन होता है। वी डोंट थिंक अबाउट इट, राइट? सिमिलरली वी डोंट थिंक अबाउट, हम जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहे हैं या हम किसी वेबसाइट पे लॉग इन कर रहे हैं, तो हम नहीं सोचते हैं कि कौन से कंप्यूटर से हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये आप नहीं सोचते हैं, ये ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल डिटरमिन करता है। हाउ? ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने हर एक कंप्यूटर को एक एड्रेस दे दिया। दिस वाज कॉल्ड द आईपी एड्रेस और व्हाट वी नो एज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसने क्या किया कि हर एक कंप्यूटर जो नेटवर्क पे लॉग इन करेगा उसको एक आईडी मिलेगा, न्यूमेरिक बेस्ड आएगी आईडी। 0 से 255 के बीच में कोई भी न्यूमेरिक सेट ऑफ वैल्यूज आपको 8 डिफरेंट नंबर्स या 4 डिफरेंट नंबर्स के कॉम्बिनेशन में आपको दी जाएगी, और वही डिटरमिन करेगा आपके कंप्यूटर की आइडेंटिटी ओवर द इंटरनेट। नाउ ऑब्वियसली दिस मेड एवरी सिंगल कंप्यूटर which is connected to any net identifiable। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी से ये रेवोल्यूशनाइज हो गया कि अगर आज मैं इंडिया में बैठी हूँ और मेरा कंप्यूटर अगर यूएस के
कैलिफोर्निया के किसी शहर में बैठ के किसी कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज कर सकता है आईपी एड्रेस के थ्रू, तो मेरा 1-to-1 कम्युनिकेशन उसके साथ पॉसिबल है. दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल. एक बार ये ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल आ गया, उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड फ्लोइंग. 1991 यूएस का एक नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क्स एक फाउंडेशन है, दैट रिलीज्ड WWW, which is called वर्ल्ड वाइड वेब. ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब ऑफिशियल डेफिनेशन इज इट्स अ वेब ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, जो जो कि यू कैन एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउजर. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन. Now these web of documents, everything that you upload on the internet, they have a technical term. They're called hypertext documents. Why are they hypertext? Because they are coded in hypertext markup language, or what you call HTML. इसलिए अब आप जब देखेंगे, जब भी कोई लिंक भेजता है आपको, तो आपको HTML जरूर दिखेगा. और ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है, इसका एक आइडेंटिफायर, एक अलग सर्च इंजन होता है जिसको बोलते हैं HTTP, है ना. जैसे आप कभी भी लिंक कभी कॉपी और पेस्ट करिए तो आपको हमेशा HTTP स्टार्टिंग में दिखेगा. HTTP is not part of the address. HTTP is actually your command to your computer saying find me this particular domain or find me this particular computer. This is the basic technology surrounding internet and web browsing. ठीक है, एक बार वर्ल्ड वाइड वेब रिलीज हो गया, then people started feeling the need कि ठीक है इंटरनेट रिलीज हो गया, बट हम एक्सेस कैसे करें इंटरनेट को. This was the impetus. This led to the launch of a lot of web browsers. आज आपको गूगल क्रोम पता है, मोजिला फायरफॉक्स पता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पता है, लेकिन उस जमाने में ये सब कुछ नहीं था. ये सब बहुत ही विकसित रूप है ब्राउजर्स का. उस जमाने में 1990 में सबसे पहला वेब ब्राउजर लॉन्च हुआ था, बहुत ही छोटे स्केल पे. वर्ल्ड वाइड वेब के लॉन्च होने से पहले आर्ची, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एक किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने इसको लॉन्च किया था, लेकिन इट डाइड डाउन क्योंकि तब तक वर्ल्ड वाइड वेब आया नहीं था. 1993 में द फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर केम व्हिच वाज नोन एज मोज़ेक, MOSAIC. इसके बाद धीरे धीरे और वेब ब्राउजर्स आने लगे. सेकेंड बिगेस्ट वेब ब्राउजर दैट केम इन द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट इज नेटस्केप. इन दोनों के आने के बाद इंटरनेट के यूजर्स समझ गए कि इंटरनेट इतना ज्यादा इजी है एक्सेस करने के लिए. आपको सिर्फ एक प्रोग्राम इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर पे, आप उस पर क्लिक करिए, आपको एक नेटवर्क आना है एंड यू आर ऑनलाइन, राइट. सो through these, with the coming in launching of these web browsers, internet started, this is when it started gaining ground popularity with the normal citizens of India, citizens of the world, netizens what we call. इसके बाद मतलब ये तो ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट हो गया 1994 तक, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. बाकी हम जानते हैं, फिर गूगल आया, गूगल क्रोम आया, फिर स्काइप आया, व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया. रेस्ट वी ऑल वी ऑल हैव बीन witnessing, and it's still evolving. So this was the history of the origin of internet. Next thing that I want to, next concept that I want to address in this webinar is cyberspace. Now cyberspace is very simple. In simple words, it's virtual space. Virtual space you will be able to understand better if you contrast it with physical space. अगर आप इसको contrast करते हैं, देखें कि फिजिकल स्पेस कैसा है. जैसे आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी शॉप में जाके टेबल ऑर्डर करती हूँ, दैट्स फिजिकल ट्रांजैक्शन, दैट्स अ फिजिकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. पर अगर मैं ऑनलाइन अमेजोन पे ऑर्डर कर रही हूँ, दैट्स इन साइबर स्पेस. ये जो हमारा इंटरैक्शन हो रहा है अभी वेबिनार पे, यही मैं क्लासरूम में बैठ के दे रही होती, दैट वाज फिजिकल स्पेस. बट क्योंकि आप लोग ऑनलाइन हैं और मैं ऑनलाइन हूँ, इसलिए मैं लेक्चर डिलीवर कर पा रही हूँ. दिस लेक्चर इज बीइंग डिलीवर्ड इन द साइबर स्पेस. Cyberspace is basically the world of internet and all the information contained in it, videos, pictures, documents, data, everything. Everything is cyberspace. Everything that is online in the virtual world on the internet is part of cyberspace. Now, जैसे हिंदी में एक वो कहावत है ना, दो धारी तलवार. I think somebody's been unmuted. 1 second. So cyberspace is like a double-edged sword. How? It's both useful and dangerous. Useful by education as awareness. Everybody who is online today
knows the news, आपकी it's just a click away. Communication, social media, e-governance, एक FIR तक आप मतलब ऑनलाइन लॉगिन करके फाइल कर सकते हैं. E-courts, all the hearings for all the big matters today are happening. इस पैंडेमिक की वजह से हम भले लिमिट हो गए हैं पर हमारी फंक्शनिंग रुकी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ साइबर स्पेस की वजह से. बट लाइक एवरीथिंग, लाइक नबराज मैम सेड, with every morning comes a dawn and a dark side. That is the case with cyberspace. Cyberspace is a very, very useful area, but it is also a very dangerous arena. Now, why is that? Let me share an example of the dangers of cyberspace and how कितने ज्यादा कितनी शांति से ये मतलब एकदम तबाही मचा सकते हैं. मैं आपको बताती हूँ, अराउंड 2000 के सन 2000 के अराउंड एक ऑनलाइन अटैक हुआ था, साइबर अटैक हुआ था. इट वाज नोन एज द सलामी अटैक. अब इसको सलामी अटैक क्यों बोला गया? उसमें किया क्या था, बेसिकली एक बहुत ही जीनियस मतलब बंदे ने, ही हैड क्रैक्ड द कोड ऑन हाउ टू हैक अ बैंकिंग ट्रांजैक्शन. तो उसने एक पर्टिकुलर बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस को अटैक कर दिया. कोई बड़ा अटैक नहीं था. डिटेक्टिव ट्रांसफर किए, तो पर जो रेसिपिएंट है उसको एक्चुअली 9 रुपए मिलते थे. तो ये इतना छोटा अमाउंट था कि किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि ऐसी चोरी हो रही है हमारे साथ. और विद इन 1 ईयर दैट पर्सन कलेक्टेड अराउंड 10 करोड़ रुपीज. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा थे, लेकिन जो अटैक था वो इतना नॉमिनल, वो इतना छोटा था कि कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ हो रहा है. और 1 साल बाद जब ऑल ऑफ अ सडन उस आदमी के अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ गए, then people understood, okay, something is wrong. Oh, this is what has been happening. तो दिस वाज नोन एज अ सलामी अटैक. व्हाई सलामी? बिकॉज जैसे आपने सलामी देखा होगा, बहुत थिन बहुत पतली स्लाइसेस काटी जाती हैं सलामी. ऐसे ही इसने बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस हर ट्रांजैक्शन के काट के अपने स्टोरी स्टोरी से अपने उसमें रख लिए. एक ऑनलाइन इस ये दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइबर अटैक्स इन इंडिया. इसके अलावा साइबर थेफ्ट. साइबर थेफ्ट तो आप जानते ही होंगे. साइबर स्पाइंग, साइबर एस्पियोनाज. जैसे आपका पर्सनल सेंसिटिव, जैसे आज आप अगर उबर में या स्विगी में जाके अपना, हम लोग अपना सब कार्ड डिटेल, सीवीवी कोड शेयर करते हैं, ठीक है. अब अगर ये हैक हो जाए, किसी रॉन्ग हैंड्स में ये पड़ जाए, तो वो एक्चुअल में उस डेटा को यूज करके हमारा सारा का सारा पैसा लेके भाग सकते हैं. दिस डज नॉट मीन कि आप स्विगी या उबर पे लॉग इन ना करें या कार्ड डिटेल्स ना दें. ऑल आई एम सेइंग इज ये रिस्क होते हैं, और इन रिस्क को कम करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी सेफगार्ड्स होते हैं केस में, जो हर कंपनी हर वेबसाइट रखती है अपने पास, जिससे कि उनको इजीली अटैक ना किया जा सके. ठीक है. तो मतलब समझ लीजिए कि आपका जो बैंक का इंफॉर्मेशन है, इट इज जस्ट लाइक मनी लाइंग इन द बैंक लॉकर. इट इज एज गुड एज दैट. फिजिकल वर्ल्ड में वो पैसा बैंक लॉकर में पड़ा हुआ है, पर वर्चुअल वर्ल्ड में आपके जो इंफॉर्मेशन है एटीएम रिलेटेड, इट इज जस्ट एज गुड एज योर कैश. बिकॉज एनीबडी हु नोज, जिसको पता है हैक कैसे करते हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन यूज करके हैक करके आपका पैसा उसी तरह लूट सकता है जिस तरह कोई बैंक डकैती में लूट सकता है. एक बहुत ह्यूमन एस्पेक्ट जो डाउनसाइड है साइबर लॉ का, दैट साइबर बुलिंग. आपने नोटिस किया होगा आजकल ट्विटर और फेसबुक ये एक बहुत ही वेपनाइज हो गए हैं. वेपनाइज इन द सेंस इनको एक फॉर्म ऑफ अटैक की तरह यूज किया जाने लगा है. लोग कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी लिख देते हैं, डेफोमेटरी कंटेंट लिख देते हैं, ऐसा कंटेंट लिख देते हैं जो कि इज नॉट फिटिंग, इज फॉल्स, झूठ है, अफवाह है. इतनी सारी अफवाहें पॉलिटिशियंस के बारे में, लोगों के बारे में, चीजों के, कोरोना वायरस के बारे में कभी कभी व्हाट्सएप पे इतने गलत गलत फॉरवर्ड्स आते हैं कि मतलब गौमूत्र से कोरोना वायरस वो हो जाएगा. तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. और कई सारा हेट स्पीच, साइबर बुलिंग भी होती है. छोटे छोटे बच्चों को बुली किया जाता है ओवर द इंटरनेट. गलत 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 ऑब्सीन ईमेल्स भेजे जाते हैं. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ साइबर बुलिंग. एंड लेट मी टेल यू, ये सब रेगुलेटेड है. अगर आपको पता है आपकी राइट्स साइबर लॉ में, तो कोई आपको बुली नहीं कर सकता. और अगर किया ऑनलाइन, तो then if you know your rights, you will be able to take them to task. It's not like we don't have a service space or a regulatory space जहाँ पे हम इन सब चीजों, इन सब दिक्कतों को वो नहीं कर सकते, एड्रेस नहीं कर सकते.
This brings me to my last point. Why is cyber law important? Like I said, cyberspace is governing uh, a plethora of aspects in our lives, और ये बढ़ता चला जाएगा. एक कॉन्सेप्ट है जो आया है, इट्स कॉल्ड कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी. आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो हर तरह की चीज को इंटरनेट से कनेक्ट कर रही हैं. ठीक है, 5 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक स्पीकर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है ना. लेकिन आज आपको Amazon एड्स दिखते होंगे, Amazon Alexa. Alexa is a basically इंटरनेट इनेबल्ड स्पीकर. आप जो भी Alexa को बताएंगे वो गूगल पे जाके सर्च करेगी, वो ऑनलाइन जाके सर्च करेगी. व्हाई? बिकॉज शी इज और इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ऐसे ही दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी. धीरे धीरे हमारी लाइफ के जो सारे एस्पेक्ट्स है उसको इंटरनेट एक तरह से कन्वर्ज कर रहा है. लाइक इंटरनेट को समझ लीजिए जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र है, और आपके जितने लाइफ के एस्पेक्ट्स है वो धीरे धीरे करके दे आर कन्वर्टिंग इनटू द इंटरनेट. भले ही वो म्यूजिक हो, ईमेल हो, वर्क फ्रॉम होम हो, सब धीरे धीरे इंटरनेट इनेबल होता चला जा रहा है. और इसलिए साइबर लॉ को डेवलप करना और साइबर लॉ को जानना एज लॉयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हम साइबर वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर पाएंगे. और आज की टाइम में और आने वाले टाइम में साइबर लॉ में सर्वाइवल विल बी मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअल सर्वाइवल इन द फिजिकल वर्ल्ड, बिकॉज हमारी मोस्ट ऑफ द आइडेंटिटी साइबर वर्ल्ड या साइबर स्पेस में ही डिफाइन होगी. अब मैं आपको एक प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है साइबर लॉ के साथ, वो इसको मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगी. साइबर लॉ की मेन प्रॉब्लम, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ. आज अगर जैसे मान लीजिए मेरा ये लैपटॉप चोरी होता है, ठीक है, मैं एक पुलिस ऑफिसर के पास जा सकती हूँ, बोल सकती हूँ कि इस जगह से मेरा ये लैपटॉप है, ये मॉडल नंबर मैंने यहाँ से लिया था और ये चोरी हो गया है. मुझे पता है कि मुझे कौन सी पुलिस चौकी में जाना है, मुझे पता है मुझे किस पुलिस ऑफिसर से बात करनी है, और उस पुलिस ऑफिसर को पता है कि चार्जशीट दर्ज होने के बाद कौन से कोर्ट में वो केस आएगा थेफ्ट का, है ना. लेकिन साइबर स्पेस के साथ ऐसा नहीं होता. साइबर स्पेस इज बेसिकली नो मैन्स लैंड जिसको बोलते हैं. वहां पे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है. आज अगर मान लीजिए मेरा मैं यूएस में अभी चली जाती हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम करने 4 महीने के लिए, ठीक है, और मेरा जो बैंक है, लेकिन वो इंडिया में बॉम्बे में स्थित है, मेरा अकाउंट बॉम्बे ब्रांच में स्थित है. फ्रांस के कुछ लोग आके मेरे बैंक को, मेरे पर्टिकुलरली मेरे अकाउंट को हैक करके अटैक कर देते हैं. तो आपको क्या लगता है किसका जुरिस्डिक्शन बनेगा? नहीं बोल सकते, क्योंकि जिसके साथ वो घटना घटी, जिसके साथ क्राइम हुआ, वो दूसरे देश में है, जहां क्राइम हुआ वो दूसरे देश में है, और जिसने क्राइम किया तीसरे देश में है ना. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ साइबर स्पेस, कि पता ही नहीं है कि बाउंड्री कहाँ है. कोई बाउंड्री नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है. कौन सा देश रेगुलेट करेगा, कौन सा देश पनिशमेंट देगा, कौन सा देश इन्वेस्टिगेट करेगा, कौन सा देश का लॉ अप्लाई होगा, हम नहीं जानते. और हमें इसको डेवलप करते रहना पड़ेगा, डिटर्मिन करते रहना पड़ेगा कि कौन से क्राइम के लिए कौन सा देश और कोर्ट ने ओवर टाइम किया है. और ये भी हम एग्जामिन करेंगे, स्पेसिफिकली अपने नेक्स्ट लेक्चर में एग्जामिन करेंगे कि कैसे डिटर्मिन किया जाता है साइबर स्पेस में कि किस कंट्री या किस लॉ का जुरिस्डिक्शन बनता है किसी क्राइम पे या किसी कॉन्ट्रैक्ट पे. ठीक है. नाउ साइबर लॉ के ये बाउंड्री लेस होने की वजह से कोई एक रेगुलेटर नहीं है साइबर लॉ का. साइबर लॉ के बहुत सारे नियामक हैं, बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं. चार जिन लोगों पे, चार इंपॉर्टेंट जो मेन रेगुलेटर्स हैं. पहला तो हमारा अपना जो भारतीय जुरिस्डिक्शन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दंड संहिता, ये हमारे डोमेस्टिक लॉ रेगुलेटर्स हो गए. ये इंडिया में हम जो भारतीय हैं हम पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि हम भारत के हैं और हमारा कंप्यूटर भारत में है और हमारा इंटरनेट भारत में काम कर रहा है. दूसरा, अंतर अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जैसे वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, या ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये सब अपनी गाइडलाइंस बनाते हैं. कुछ चीजें साइबर स्पेस में, साइबर लॉ में ये लोग रेगुलेट करते हैं, कुछ लोगों को रेगुलेट करते हैं, कुछ कुछ बिजनेसमैन को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, कुछ कंपनीज को ये लोग रेगुलेट करते हैं कि इनका कंडक्ट साइबर स्पेस में, ये लोग जिस तरह इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इंटरनेट पे,
वो आज सही तरीके से, सेफ तरीके से कम्युनिकेट हो रही है कि गलत तरीके से कम्युनिकेट हो रही है। इसका काफी हद तक रेगुलेशन अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं। तीसरा, दूसरे देश, एक मैं एक्सपेरिमेंट आपसे विनती करूंगी कि आप करिए। बॉलीवुड की कोई भी मूवी ले लीजिए। जैसे मुझे एक मूवी बहुत पसंद है, सुप्रीम कोर्ट की एक यूएस की सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी जज है, रूथ बेटर गिन्सबर्ग। उनके बेसिस पे एक मूवी बनी है जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स MP4 डाउनलोड अगर आप क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं, तो आप ये नोटिस करिएगा जो सारे रिजल्ट्स हैं उसके नीचे एक वार्निंग आएगी कि वार्निंग, द कंटेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्च हैव बीन लिमिटेड अंडर एज पर द यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। क्या है यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट? हमारे देश का एक्ट नहीं है, ये एक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का। पर क्यों गूगल हमें क्यों दिखा रहा है? क्योंकि गूगल पहली बात यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, दूसरी बात हम हॉलीवुड का अगर कोई मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनपे वहां के लॉज अप्लाई होंगे। और अगर हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो यूएस में या फ्रांस में बनी है ऑनलाइन, तो उस चीज पर वो लॉज अप्लाई होंगे जो उस देश के हैं, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट हम पे भी अप्लाई होंगे क्योंकि हमें उस देश का कोई सामान चाहिए उस पर्टिकुलर चीज के लिए। इस मायने में और कंट्रीज के लॉज भी हम पे पार्टली अप्लाई करते हैं कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन हम कौन सा कंटेंट निकालना चाह रहे हैं इंटरनेट से। चौथा, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्री रेगुलेशन। गूगल, स्विगी, उबर, ये जितनी सारे ये सिर्फ वेबसाइट्स नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इनके अपने भी सेल्फ रेगुलेटेड पॉलिसीज होती हैं डेटा प्राइवेसी के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए। इनके अपनी सेट ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती हैं और अपनी पॉलिसीज होती हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। अगर किसी भी तरह से कल को डेटा लीक होता है तो जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है गूगल के अंदर या स्विगी के अंदर, उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। जैसे ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक, इन सब की इसीलिए डिमांड होती है कि ये सब अपनी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट करें जिससे कि कोई भी इनअप्रोप्रिएट या ऑब्सीन कंटेंट ऑनलाइन ना आ पाए। ये रेगुलेट करती हैं ये कंपनीज खुद अपनी पॉलिसी से, और इनकी पॉलिसी चाहे दुनिया में जिस भी कंट्री में हो इनकी पॉलिसी अप्लाई होगी। जहाँ अगर आप इनकी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं तो, इनकी वेबसाइट का कंटेंट एक्सेस कर रहे हैं तो, ये चार मेन हमें डिस्कस करने थे। और with this I would like to conclude my lecture. I would like to thank you all for your time and your patience and for such a huge participation. बहुत I'm very humbled. मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका कि आप इतनी दिन मेरे साथ रहे। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर अगले एक हफ्ते में फिर कंडक्ट करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आएं और अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं और मेरी भी मदद करें सुल्तानपुर में साइबर लॉ से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने की। एक सजेशन है मेरा, ये जो सब्जेक्ट है साइबर लॉ, ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपसे विनती करूंगी कि मेरा ईमेल आईडी है, मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज के लिए एक ईमेल आईडी क्रिएट किया है, cyberlectures2020@gmail.com, cyberlectures2020@gmail.com। इसके थ्रू आपके पास रीडिंग्स आएंगी। मैं आपको कुछ यूट्यूब के लिंक्स दूंगी अपने अगले लेक्चर से पहले, और कुछ MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दूंगी सॉल्व करने के लिए, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपको इस लेक्चर से कितनी मदद मिल रही है या आपको कितना समझ में आ रहा है। तो प्लीज आपसे विनती है कि आप अपना थोड़ा सा समय निकाल के लेक्चर से पहले ये सब पढ़ लीजिएगा और आंसर्स भेज दीजिएगा, जिससे कि हमें भी फीडबैक मिलता रहे कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई रियल इम्पैक्ट पड़ रहा है आप पे। और अगर कोई भी फीडबैक या कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको या तो अभी या ओवर ईमेल रिस्पॉन्ड करूंगी। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। अभी तो कोई सिग्निफिकेंट क्वेश्चन आया नहीं है, पर इफ एनी ऑफ यू वांट टू पोस्ट अ क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड, नाउ इज द टाइम। I'm giving it open to the floor for the next 5 minutes. Akshita ma'am, I want to request you to please
re-quote your email ID so that they can later on contact you. Okay, okay. First of all, my email ID is CYBER cyber LAW law LECTURES lectures 2020 2020 at gmail.com @gmail.com. मैं इसको सेपरेटली सर्कुलेट भी करवा दूंगी. In any case, Akshata आप ma'am, मेरे sorry to interrupt you. We have a question here. How we can control yes, cyber I stalking? saw that. I was coming to that. मैं ओवर ईमेल आप लोग को कम्युनिकेट कर दूंगी, ईमेल आईडी भी जो रेलेवेंट ईमेल आईडी है विद द क्वेश्चंस. प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट मोर. मुझे उसी से पता लग पाएगा कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं. नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाय मिस फारीन बानो. हाउ कैन वी कंट्रोल साइबर स्टॉकिंग? Cyber stalking, yes, in the virtual world, it has become one of the biggest nemesis. And I will be discussing cyber stalking in another aspect, in another lecture, specifically dedicated to cyber crimes. उसमें मैं cyber stalking, cyber squatting, इनके against क्या provisions है Information Technology Act में, and otherwise इनको कैसे, इसको कैसे control किया जा सकता है, इसके लिए मैं एक separate detailed lecture देने वाली हूँ. So please do log into it, and I will keep this particular question, this particular aspect in mind while addressing my lecture. Cyber Definitely, stalking. definitely. We will look forward to it. Now And the yes, next question yeah. by somebody is give some instructions about social media security. Social media security, like I said, जैसे मैंने 4 regulators बताए, जो इंडस्ट्री बेस्ड रेगुलेशन है, फेसबुक, ट्विटर, इन सब की अपनी प्राइवेसी पॉलिसी है. सैड बात यह है कि एक एक्सटेंट तक ही इंडिया इनको रेगुलेट कर सकती है, क्योंकि ये बेसिकली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, इनको रेगुलेट करता है यूएस. ठीक है, तो लेकिन इनकी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी होती है, और थोड़ी सी रिसर्च लगती है इसमें. आपको जाके सेटिंग्स में प्राइवेसी सेटिंग्स अपनी खुद की सिक्योर करनी पड़ेंगी. एक्सट्रीम सेटिंग्स भी होती हैं सिक्योरिटी की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके पोस्ट, आपका स्टेटस आपको देख सकते हैं. ठीक है, बट द सैड पार्ट इज कि सोशल मीडिया सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और इसमें और डेवलपमेंट चाहिए. इसमें फेसबुक को, ट्विटर को और इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. आजकल सुप्रीम कोर्ट में भी करंटली एक केस चल रहा है ट्विटर से रिलेटेड, ट्विटर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ट्विटर कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड. और ये एक बहुत ही इवॉल्विंग स्पेस है. आपने एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन उठाया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है, पर मैं माफी चाहती हूँ, मेरे पास इसका बहुत एग्जैक्ट जवाब शायद अभी नहीं है, और शायद अगले कुछ दिनों या अगले कुछ महीनों में भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए अभी कोई पॉलिसी आई नहीं है. हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी पॉलिसी है प्राइवेसी की. आपको वो ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स ध्यान से देखनी पड़ेंगी. आप हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपने अकाउंट सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं. इवन व्हाट्सएप तक में प्राइवेसी सेटिंग्स होती है. अगर आप सेटिंग्स में जाएं तो आप ये तक चेंज कर सकते हैं कि कौन आपका स्टेटस देख सकता है, कौन नहीं, है ना. तो इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा आपको जागरूक, थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि अच्छा, अगर मैं कहीं अकाउंट बना रहा हूँ या बना रही हूँ, तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, कितना मैं लिमिट कर सकती हूँ प्राइवेसी सेटिंग्स को. और तभी वो जान के ही आप एक कॉल लीजिए कि आपको उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहना है कि नहीं. There are a few more questions, but I think they are how to mostly control how to control digital transaction like Google Pay and Bheem. देखिए, गूगल पे और भीम दो डिफरेंट वो है, एप्स हैं. ठीक है, भीम एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऐप है. ठीक है, वो बहुत डिफरेंट और बहुत ही सिक्योर नेटवर्क है, वो गवर्नमेंट इनेबल्ड है. गूगल पे का टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे यूपीआई आप उसी को ट्रांसफर दो लोगों के बीच में तभी होगा जब दोनों के पास यूपीआई अकाउंट होगा, भीम अकाउंट होगा. पर गूगल पे में ऐसा नहीं होता. गूगल पे में आपके पास अकाउंट है पर सामने वाले के पास नहीं है, आप किसी अनोनिमस अकाउंट में भी भेज सकते हैं. और मुझे इसलिए पर्सनली लगता है कि गूगल पे थोड़ा सा इनसिक्योर है. थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे मैंने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, मैं एक सेलेक्टिव पॉलिसी रखती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ, जैसे नेट बैंकिंग, ये भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, पर नेट बैंकिंग बहुत सिक्योर होता है. आप इनक्रिप्टेड तरीके से एनईएफटी या यू नो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके इनक्रिप्टेड तरीके से एक
अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक पैसा पहुंचा सकते हैं। अब धीरे धीरे गूगल पे और जो जितने इंटरमीडियरीज हैं, फिनटेक, ये एक फिनटेक का एस्पेक्ट है जिससे मैं डील करूंगी आगे जाके, धीरे धीरे उसमें प्राइवेसी और केवाईसी, नो योर कस्टमर नॉर्म्स बढ़ाए जा रहे हैं। नो योर कस्टमर मतलब आपका अकाउंट या सामने वाले का अकाउंट तब तक उसमें इनेबल नहीं होगा जब तक आप अपने बारे में बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक डिटेल्स शेयर नहीं कर देते। तो उससे क्या होता है, कभी भी कोई फ्रॉड होगा या कभी भी कोई गलत ट्रांजैक्शन होगा तो तुरंत ट्रैक हो सकता है कि किसके साथ हुआ है और किसके पास हुआ और किससे पैसा वापस मांगना है। ठीक है। पर इसके अलावा ये स्पेस, फिनटेक का जो स्पेस है, जैसे मैंने पहले की बताया आपको, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का जो स्पेस है, ये बहुत फास्ट इवॉल्व हो रहा है। और इसके बारे में हम जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में 100% और ज्यादा डिटेल में जाके एग्जाम्पल बेस्ड डिस्कशन करेंगे। There are new cyber fraudsters prevailing where when they scam by asking OTP, how can it be curbed? देखिए सिंपल सी बात है, OTP तब तक नहीं आएगा जब तक आप किसी वेबसाइट पे जाके लॉगिन नहीं करते हैं, है ना। जब तक आप किसी वेबसाइट को अपना नंबर की डिटेल्स नहीं देते हैं तब तक आपको ओटीपी नहीं भेज सकता। और अगर कोई रैंडमली आपको ओटीपी भेज रहा है बिना किसी आपके किसी रिक्वेस्ट के, तो क्लियर सी बात है कि वो फ्रॉड कर रहा है। आपको ये अवेयर रहना पड़ेगा कि आप किसको अपनी पर्सनल, एक कॉन्सेप्ट होता है पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज वो सारी इंफॉर्मेशन जिसको, जो हमारी पर्सनल है, जो सेंसिटिव है इन द सेंस दैट इफ इट इज पब्लिश्ड इट कैन बी यूज्ड इन एन अनऑथराइज्ड मैनर। हमारा फोन नंबर, हमारा अकाउंट नंबर, हमारा सीवीवी कोड, हमारा एटीएम, हमारा ओटीपी, ऑल ऑफ दिस इज पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो आपसे आपसे ये विनती होगी या ये सजेशन होगा कि आप अपनी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करने में केयरफुल रहें। जैसे कोई भी अगर रैंडम वेबसाइट आपसे कोई भी ऐसी वेबसाइट मांग रही है, फालतू, जो आपको लग रहा है एकदम फालतू वेबसाइट है या बहुत ही बेकार पर्पस दिया हुआ है उसमें, ठीक है, उससे मत शेयर करिए। जब तक आप उसका ट्रस्टेड सोर्स नहीं पता लगा लेते तब तक उसे अपने डिटेल्स मत दीजिए। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब इन लोग का ओवरऑल जो इनका नो हाउ है या जो ओवरऑल जिसको उनको बोलते हैं गुडविल, इनकी बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके साथ हम अपना मैसेंजर या ये सब शेयर कर लेते हैं। लेकिन अब कोई भी वेबसाइट है जो आपसे बोल रही है कि हम सर्वे कर रहे हैं, हमको अपना नंबर दीजिए, इस बारे में हम सर्वे कर रहे हैं, तो फिर उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो साइट ट्रस्ट वर्दी सोर्स है कि नहीं। और अगर आपसे जैसे आपका कोई नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसके लिए ओटीपी आता है, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कोई कहीं से भी, भीम से, यूपीआई से, गूगल पे से, कहीं से भी अगर ओटीपी आ रहा है तो वो तो बहुत स्पेसिफिक बैंक के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि किसी से भी शेयर मत करिए। जिस साइट पे आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके अलावा किसी से भी शेयर मत करिए। अब हमारी होप तो यही है कि पेटीएम, गूगल पे, ये सब इतने छोटे फ्रॉड्स में नहीं इन्वॉल्व होंगे। पर अगर कोई थर्ड पर्सन कोई भी किसी भी तरह की वेबसाइट बना के आपसे ओटीपी मांगता है या आपका सीवीवी या आपके एटीएम कार्ड डिटेल्स आपसे मांगने की कोशिश करता है, तो कृपा करके उसको मत दें। यही तरीका है। The only way that we can curb cybersecurity threats is by withholding our personal sensitive information. हमें withhold करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि किसके पास हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है, किसके पास नहीं। इसे बोलते हैं डेटा प्राइवेसी, जिससे मैं बहुत डिटेल में डील करूंगी आगे जाके। So now there are questions for rights issues, cyber rights issues in internet or cyber law, human rights issues, and how to stop cybercrime. So I'm going to club these two aspects, and I'm going to address this in my next lecture when I give a lecture on cybercrime. This is a very relevant question, but I think this is not the time for it. I will be more equipped to deal with it in a lot of detail once I address all the cyber crimes and all the issues that revolve around cybercrime. So, friends, viewers, thank you so much for your time. I'm absolutely humbled. आप लोग ने इतने सारे questions भेजे and some of them are really good questions. And I'm sorry I was only able to answer some of them. I was not able to address most of them. मैं
ये मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा, और मैं कोशिश करूंगी कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो मेरे लेक्चर्स हैं उन सब में जहां जहां ये क्वेश्चंस रेलेवेंट है, और ये सारे रेलेवेंट हैं हर इन लेक्चर सीरीज में, मैं इनको एड्रेस करूं. Thank you so much, and I hope that you will take my initiative into consideration and log in for more lectures, and also respond to emails and MCQ based questions, and also read everything that I'm sending you. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Akshata. And all your words were very highly inspiring and instigating for all of us to take more and more precautions regarding the cyber space and entire IT, I mean. As it is very rightly said, a very Oriental philosophy has mentioned the relationship between yin and yang, so is the relationship between the positive and the negative aspects. And I am highly thankful to you for giving your auspicious time to us. With this, I am also want to thank the principal sir of Kamala Nehru Institute, for Dr. Radhesham Singh sir, for organizing this. I am highly thankful to the HOD of law, Dr. BP Singh sir, for giving permission and being a participant over here. And I am highly thankful to the entire IT team who is the real gem behind organizing all these seminars all through the day and all through this lockdown. Dr. Avdesh sir, I'm highly thankful to everyone, to all the participants, to all my students, and last but not the least, I would like to say that stay home, stay safe, and be connected. Thank you.